मुझे मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। सर आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ताकत के दम पर छीनने की कोशिश की जा रही है। देश की मस्जिदें खतरे में हैं। उर्दू भाषा को खत्म किया जा रहा है। बीफ के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है। मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। धार्मिक आजादी की मूल भावना पर हमला किया जा रहा है। दर्द वक्फ संशोधन बिल को लेकर उठा, दर्द संभल को लेकर भी दिखा। लोकसभा में संविधान की चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को जब बोलना शुरू किया तो उनकी जुबान पर सिर्फ मुसलमान मुसलमान शब्द ही रहा। हमेशा की तरह ओवैसी ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेला और ये साबित करने की कोशिश की कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे मसला खान पान का, कल्चर का, जमीन का या फिर मजहबी पाबंदियों का। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर दफा 29 पे आ जाइए। आर्टिकल 29 लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा राजस्थान में पुलिस की इख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया। बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। अंदाज सबसे अलग और तेवर बेहद तल्ख। लोकसभा में बोलते हुए कम वक्त में ही ओवैसी ने बाबा साहब अंबेडकर का हवाला दिया। संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 30, 14 और 21 का जिक्र किया। सचर कमेटी की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया। संबोधन का लबोलुआब ये रहा कि मोदी राज में कमजोर तबकों, खासतौर पर मुस्लिमों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मुसलमानों को राजनीति में हाशिए पर ढकेल दिया गया है। ओवैसी का दर्द संभल को लेकर भी झलका। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज मस्जिद के नीचे मंदिर होने के सबूत ढूंढे जा रहे हैं। सर फिर प्रोपोगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपोगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता। सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया। तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया। आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। जिस अंदाज में ओवैसी ने आज लोकसभा में अपनी बात रखी, उसे देखकर कहा यही जा सकता है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। यानी जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे की तैयारी में जुट जाओ। असल में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के चुनावों में चारों खाने चित होने के बाद हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी
पूरे जोशो खरोश के साथ एक बार फिर इसी लाइन पर चलते नजर आ रहे हैं। नजर आने वाले चुनावों पर है, फोकस नए समीकरणों को गढ़ने पर। फॉर्मूला वही है, हेट स्पीच, फायरी तकरीर, मोदी का फेयर दिखाना और मुद्दाए मुसलमान उठाना। भड़काऊ भाईजान का टेप एक बार फिर फुल वॉल्यूम में बजने लगा है। कम से कम लोकसभा में तो ऐसा ही नजर आया, जहां ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया, असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अकलियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाया जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से, वो चलता रहेगा। मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर उड़ा के चले, सर हम जिस्म जान बचा के चले। बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए, सर हम जो चंद अहले जुरू तेरे नाम लेवा है, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। जय भीम आइन जिंदाबाद। वैसे मौका कोई भी हो, ओवैसी की तकरीर मुसलमान शब्द से शुरू होकर उसी शब्द पर खत्म होती है। आजकल भी हैदराबादी भाईजान ओवैसी वक्फ पर बोल रहे, हिजाब पर बोल रहे, मॉब लिंचिंग पर बोल रहे, बांग्लादेश पर बोल रहे, वन नेशन वन इलेक्शन पर बोल रहे, वर्शिप एक्ट पर बोल रहे, अजमेर दरगाह पर बोल रहे। लेकिन इन विषयों पर बोलते हुए भी उनके रिकॉर्ड की सुई संभल पर आकर अटक जा रही है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ओवैसी मौजूदा दौर में मस्जिदों पर खतरे की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अतीत के पन्नों में दर्ज मंदिरों को उजाड़ने का इतिहास नहीं दिखता। बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था नजर नहीं आती। वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनने का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन उन्हें असीमित शक्तियों से लोडेड वक्फ की जमीनों पर कब्जे की ज्यादतियां नजर नहीं आती। वो मुस्लिमों पर जुल्म और सितम की बात तो करते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्हें बांग्लादेश में सताए जा रहे हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता। फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के लिए बुलंद आवाज उठाए जाने वाले ओवैसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के वक्त खामोश हो जाते हैं। को बंद करना चाहिए बीजेपी आरएसएस को, ये देश के हित में नहीं है। सर ओवैसी सर, आप देखिए, अब आप बार बार आप एएसआई करेंगे तो एआई छोड़ के एएसआई पढ़ लो पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात ही मत करो, खाली एएसआई करते रहो, बस धंधे पे लगा जाओ, खुदाई करो। क्या है? 24 का चुनावी सीजन बीत चुका है और नतीजे बताते हैं कि ओवैसी के तमाम नेगेटिव फॉर्मूले भी फेल साबित हो चुके हैं। लेकिन हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी सुधरने को तैयार नहीं। उनका नफरती लाउडस्पीकर अब भी फुल वॉल्यूम में बज रहा है। मुस्लिम वोट बैंक की आस लिए वो आज भी संभल की शाही जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर वाले मुद्दे पर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह बनाम संकट मोचन शिव मंदिर के मसले को लपक कर उस पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। बदायूं पर बौखलाने के बाद जौनपुर के अटाला पर विरोध की कहानी लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, अब वाराणसी के यूपी कॉलेज की मस्जिद विवाद में भी उनकी एंट्री हो गई है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है, उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है। हैदराबादी भाईजान लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को खतरे में बताते बताते डेमोक्रेसी को भी खतरे में बता रहे हैं।
लेकिन जो नफरती एजेंडा वो सेट करने में जुटे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता। ये बात ओवैसी के हालिया बयानों से साबित होती है, जिसमें ओवैसी कहते हैं सर्वे से डर नहीं लगता है, खौफ होता है। मस्जिदों और दरगाहों को लेकर नफरत फैलाई जा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है ये तमाम सर्वे। पीएम मोदी और आरएसएस का राज देश में कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। सर्वे के नाम पर देश में उथल पुथल मचाने की साजिश हो रही है। ओवैसी एक तीर से कई निशाने साधने में लगे हैं। मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाए जाने का झूठा नैरेटिव गढ़कर मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। मामला मंदिर मस्जिद का हो, कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, उसमें हैदराबादी भाईजान की एंट्री होना तय माना जाता है। क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं। नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। अरे मोदी नजर रखो, विकसित भारत का तो तुम नाम लेकर झूठ बोलते हो। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। इस वक्त संभल, वक्फ बिल, अजमेर शरीफ की दरगाह या फिर बदायूं जौनपुर की मस्जिद को लेकर जो कुछ भी घमासान चल रहा है वो ओवैसी की भड़काऊ पॉलिटिक्स के लिए एकदम मुफीद माहौल तैयार करता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ओवैसी इस माहौल को अपने पक्ष में भुना पाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल के रिकॉर्ड से तो निराशा ही हाथ लगती है। व्हाट्सएप के ऊपर कभी एसएमएस के जरिए, कभी फुलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि ये मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके फाइबे फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। महाराष्ट्र और झारखंड की हार का गम भुलाकर ओवैसी अब एक बार फिर नए सिरे से तैयार नजर आ रहे हैं। उनकी नजर अब आने वाले दिल्ली, बिहार और यूपी के चुनावों पर है। दिल्ली में तो उन्होंने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन पर अपना दांव भी लगा दिया। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 40% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए इस बार करीब 70 में से 2 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इनमें लगभग 6 सीटें तो वो हैं जहां पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। इसीलिए एक बार फिर ओवैसी अपनी पूरी लय में नजर आ रहे हैं। वो संभल का मुद्दा उठा रहे हैं, लोकसभा में मुस्लिमों के उत्पीड़न का बेसुरा गीत गुनगुना रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ओवैसी के डायलॉग अब बेअसर हो रहे हैं। मजलिस की पतंग की डोर
उनकी कौम ही काट रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।